हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क आप जरूर पहनिए। दूसरी लहर में अब केसेस कम आने लग गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश से कोरोना चला गया है, कोरोना का खतरा टल गया हो। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। अब बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश भर में नए राज्यपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल सामने आई है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि नए राज्यपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सभी वर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया। जो अब तक नियुक्त किए गए नए राज्यपालों पर अगर नजर डालें तो साफ हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में राज्यपाल पद पर रिकॉर्ड संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई। और यही नहीं, इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की भी नियुक्ति हुई है। 2 मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी मोदी सरकार ने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर देश भर में अगर आप देखें, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ये जानकारी मिल रही है, कुछ ही दिन में ये होने वाला है। उससे पहले आज राज्यपाल की नियुक्ति भी हुई, जिसमें ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहल इसमें सामने आई है। और नए राज्यपालों की नियुक्ति में अगर आप नजर डालें तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सभी वर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रखा गया। जो अब तक नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं उन पर नजर डालें तो साफ हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में राज्यपाल पद पर रिकॉर्ड संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की गई। और यही नहीं, इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की भी नियुक्ति हुई है। 2 मुस्लिम बुद्धिजीवियों की भी मोदी सरकार ने राज्यपाल पद पर उन्हें नियुक्त किया है। इससे पहले थावरचंद गहलोत, जो नाम सामने आ रहा था, जो कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं, वो भी देखिए एक बड़ा दलित चेहरा है, उनको राज्यपाल बनाया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक तरीके से देख रहा है ये किस तरीके से जो पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, इन सबको शामिल किया गया है जब राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। महिलाओं को शामिल किया गया है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया है, जो दिखा रहा है कि किस तरीके की रणनीति या सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास ये और सबका विश्वास, ये जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था वो 2014 से लेकर अब तक जितने राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उसमें ये साबित हो रहा है। क्योंकि अगर महिलाओं की संख्या देखें, 8 महिलाओं को अब तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने राज्यपाल नियुक्त किया। इन 8 महिलाओं में मृदुला सिन्हा से लेकर नजमा हेपतुल्ला, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुईया, उनके इन 8 महिलाओं में अनुसूचित जाति की भी हैं, अनुसूचित जनजाति की भी है, ओबीसी की भी नेता हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो एक महिलाओं को तरजीह देने का एक अलग शुरुआत की थी, क्योंकि किसी भी पिछले प्रधानमंत्री के दौर में 8 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपालों के तौर पर कभी नहीं हुई थी। जहां तक SC, ST और ओबीसी की बात है, इन नेताओं को पूरी तरह से तरजीह मिली है गवर्नरों की राज्यपालों की नियुक्ति में पूरे प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से अब तक के शासनकाल में। और आज जो थावरचंद गहलोत की नियुक्ति हुई, 8 बार के सांसद रहे हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, वो साथ ही साथ नेता सदन रहे हैं राज्यसभा के अरुण जेटली के निधन के बाद। तो मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने पहले भी काफ़ी तरजीह दी, अब कर्नाटक का गवर्नर बनाकर उनको और ज़्यादा बड़ा पद दे दिया है। तो मुझे लगता है कि एक मिसाल कायम कर रही है मोदी सरकार, तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को, तमाम धर्मों को, सबको एक साथ लाकर राज्यपालों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे मंत्रालयों में नियुक्ति का मामला हो। मुझे लगता है कि नया फेरबदल जो कैबिनेट में होने वाला है उसमें सभी वर्गों को और सभी जातियों को मुझे लगता है ऐसे ही कोई काफ़ी तरजीह मिलने वाली है। और ये गवर्नरों की, राज्यपालों की नियुक्ति ने एक राह उस तरह की दिखाई भी है। और देखिए, 3 जाट नेता जो राज्यपाल के पद पर पहले सुशोभित हो रहे हैं, 2 तेलुगु राज्यपालों की नियुक्ति मोदी सरकार ने की है। तो कुल मिलाकर ये संदेश दे रहा है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर काम कर रही है सरकार। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा था सबका विश्वास। और यही कारण है कि अगर हमारे नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर है 5 साल तक, एक ऐसा राज्य जहां पर बहुमत लाना मुश्किल होता है, जहां खिचड़ी सरकारें बनती नहीं, वहां उनकी गवर्नरशिप में 5 साल तक सरकार चली है, बीच में कोई उठापटक हुई भी है तो उन्होंने काफ़ी उसको अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए काबू में लाया। आरिफ मोहम्मद खान, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, काफ़ी नाम है उनका, एक लिबरल मुस्लिम होने के नाते, वो केरल
केरल के गवर्नर बने हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अगर आप इसको उस मोहन भागवत के बयान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने इनका विश्वास, इस समुदाय का विश्वास जीतने की भी कितनी कोशिश की है, और 2 मुस्लिम बुद्धिजीवी राज्यपाल के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं और उन राज्यों में अच्छा काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक SC ST OBC का मामला है, इन तमाम जो पिछड़े जो कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को आगे के उत्थान की बात की थी प्रधानमंत्री ने, उसी कड़ी का हिस्सा है कि राज्यपाल उन तबकों से लोगों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी तबके के हों। और OBC राज्यपालों में भी देखिए OBC को भी तवज्जो दी गई है, जहां पर रमेश बैस को त्रिपुरा से झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये साफ संकेत है कि किस रणनीति के तहत अब सरकार काम कर रही है। वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे, रेल राज्य मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो मुझे लगता है लोकसभा जीतने वाले मतलब इक्के दुक्के जब नेता हुआ करते थे बीजेपी के आंध्र प्रदेश से, तब बंडारू दत्तात्रेय ने उस समय काम किया, संघ में काम किया है। तो एक उनका पूरा जीवन, वो भी OBC नेता भले ही वो हो, लेकिन संगठन के लिए, बीजेपी के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो मुझे लगता है OBC नेता तो हैं ही वो, उनको तरजीह मिली है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है उसको भी तरजीह दी गई है बंडारू दत्तात्रेय को आगे बढ़ाकर। और मुझे लगता है कि यही बात मैं ऐसी जिन नेताओं को बनाया गया है राज्यपाल, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों चाहे अनुसूचित जनजाति के, मुझे लगता है कि तमाम नेताओं को इसलिए भी जगह मिली क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े नाम थे, बल्कि इसलिए उन्होंने काम भी किया था। अच्छा, अगर महिला राज्यपालों की संख्या पर नजर डालें अमिताभ जी, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? पिछली सरकारों में अगर आप देखें, इस सरकार में क्या अलग है? महिलाओं की संख्या किस तरीके से ज्यादा देखते हैं आप? किस तरीके की पहल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने किया? देखिए, इस बार 2014 से अब तक का कार्यकाल देखें तो मैं आपको कुछ नाम 8 महिला गवर्नर और राज्यपाल और उपराज्यपाल, जिसे हम संघ शासित राज्य कहते हैं, वहाँ पे बनाए गए हैं। इन राज्यपालों में मृदुला सिन्हा को सबसे पहले गोवा का गवर्नर बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू जो बहुत सीनियर आदिवासी नेता हैं, कम्युनिटी आदिवासी जनजाति की नेता हैं, उनको भी गवर्नर बनाया गया। नजमा हेपतुल्ला जो एक रिस्पेक्टेड बुद्धिजीवी मुस्लिम लीडर हैं, उनको बनाया गया। आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुईया उइके, तमिल साई सौंदरराजन और किरण बेदी। तो मुझे लगता है इन 8 महिला गवर्नरों में 5 जो हैं वो SC ST और OBC समुदाय और माइनॉरिटी समुदाय से आती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ा प्रतिशत है उन महिला राज्यपालों का जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिसे प्रधानमंत्री और बीजेपी बार बार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं, उन लोगों के उत्थान की बात है। और अगर पिछली सरकारों में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के समय सरोजिनी नायडू, पद्मजा नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, जो प्रधानमंत्री नेहरू की बहन थी, ये 3 महिला गवर्नर उस समय नियुक्त हुई थी। मोरारजी देसाई के समय 2, शारदा मुखर्जी और ज्योति वेंकटाचलम। राजीव गांधी के समय कुमुदबेन जोशी, राम दुलारी सिन्हा और सरला ग्रेवाल। VP सिंह के समय चंद्रावती, PV नरसिम्हा राव के समय शीला कौल और राजेंद्र कुमारी वाजपेयी। तो मुझे लगता है कि पिछले किसी भी सरकार में 8 महिला गवर्नरों की नियुक्ति नहीं की गई है जो मोदी सरकार ने की है, और ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है महिलाओं के अपलिफ्टमेंट, महिलाओं को आगे लाने और महिलाओं को सत्ता में बराबर की भागीदारी देने के लिए। अमिताभ जी, 2 शीर्ष मुस्लिम बुद्धिजीवी, नजमा हेपतुल्ला जिसका आपने जिक्र किया मणिपुर, और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल के पद पर देखिए पहले से ही काम कर रहे थे। आज जो नियुक्तियां हुई हैं, क्या कोई मुस्लिम चेहरा भी है उसमें? देखिए, आज कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, 2 मुस्लिम चेहरे थे। अगर आज की नियुक्तियां देखें तो उसमें ज़्यादातर SC, अगर देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के चेहरे हैं, जो 5-6 नियुक्तियां आज हुई हैं। कुछ गवर्नरों के ट्रांसफ़र हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़ी नियुक्ति मानी जा सकती है आज, वो थावरचंद गहलोत की है। 2 मुस्लिम गवर्नर्स की हमने बात की। नजमा हेपतुल्ला का अपना योगदान रहा है, काफ़ी साल राज्यसभा में रही हैं, उपसभापति भी रही हैं और बहुत सफाई से वहाँ शासनकाल चलाया। मोदी 1 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। उसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया था, और गवर्नर के तौर पर मणिपुर में जो स्थिरता है, जो एक ऐसा राज्य जहां पर अस्थिरता होती थी, सरकारें बार बार गिर जाती थी, बहुमत न होने के कारण, खिचड़ी सरकारें होने के कारण, वहां पर अगर स्थिरता है तो एक बहुत बड़ा कारण उनके राजनीतिक अनुभव को दिया जा सकता है। वही बात हम आरिफ मोहम्मद खान की कर सकते हैं। बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनकी बातें लोग सुनते हैं, बहुत बड़े लिबरल मुस्लिम हैं। तो
तो ये नियुक्तियां ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिनका समाज में कोई स्थान है, जिनकी बातों में वजन होता है। और जहां तक आज की नियुक्ति की बात है, आज की सबसे बड़ी नियुक्ति थावरचंद गहलोत को कह सकते हैं, जो 7 से 8 टर्म के सांसद रह चुके थे मध्य प्रदेश से, लगातार वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार में भी मंत्री रहे, संसदीय बोर्ड के लगातार सदस्य रहे, बीजेपी के महासचिव रहे, नेता सदन रहे, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यसभा में बैठते थे अरुण जेटली जी के देहावसान के बाद। तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी योगदान जो उन्होंने पार्टी में दिया, तो पार्टी ने भी उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। और मुझे लगता है राज्यपाल की नियुक्ति कर्नाटक जैसे बड़े राज्य की, जहाँ आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, ये काफ़ी बड़ा कदम है और काफ़ी संदेश है उस वर्ग को जहाँ से थावरचंद गहलोत आते हैं। ठीक है अमिताभ जी, आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की ही खबर है कि 2019 के बाद देखिए जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं और 81 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में अभी कई पद जो हैं वो खाली हैं और वो कौन कौन से चेहरे उन पदों को भरेंगे, इस पर देखिए कयास लगाने शुरू हो गए, क्योंकि न्योता जाना शुरू हो गया, फोन चले गए हैं, कई नेताओं के आने का सिलसिला देखिए शुरू हो गया है। जो बड़े नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली आ रहे हैं। उनका बाकायदा कार्यक्रम था, 7 तारीख को दिल्ली लौटने वाले थे। इंदौर में उनके कार्यक्रम थे जो रद्द हुए हैं और वो दिल्ली के लिए निकले हैं। वहीं असम के पूर्व सीएम सोनोवाल भी दिल्ली पहुंचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी सांसद नारायण राणे भी आज दिल्ली आएंगे, ये भी जानकारी। साथ ही साथ अगर बिहार का रुख कर लें तो जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं। वहीं दूसरा नाम पशुपति पारस का है, जो कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं, बाकायदा फोन बंद करके बैठे हैं, क्योंकि वो अभी ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि कहां और कौन सी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी केंद्र में। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं, इस पर बात करने के लिए दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हैं, कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ हैं, पटना से चंद्रमोहन कुमार जुड़ चुके हैं और भोपाल से मनोज शर्मा है। लेकिन जल्दी से पहले रुख विक्रांत का कर लेते हैं। विक्रांत, अब तक क्या समझ आ रहा है, कितने नेताओं को फोन जा चुका है, कितने नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और तारीख पर कयास लगाए जा रहे हैं? कुछ आधिकारिक तौर पर पता चल पाया कब होना है ये मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से नेता दिल्ली आना शुरू हो गए हैं और उनके पास फोन गए हैं, तो इस बात का सीधा संदेश यही होता है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो गया है और वो जल्दी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है। तो आज कल इस तरीके के कयास है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, उसका इंतजार अभी कुछ करना होगा। लेकिन कई नेताओं के पास जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्हें फोन जाने शुरू हो गए हैं, इसी कारण वो दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली आने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं, वो तमाम नेता जिनको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। और जो सहयोगी दल है, जो सहयोगी दल के नेता अब शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन तमाम नेता जो हैं ये आज भी आना शुरू हो गए हैं, कहा जा रहा है कि देर शाम तक भी आएंगे। और इसी कारण ये कयास सामने है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ही जल्द होने वाला है और इसमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। 81 मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं, तो 2 दर्जन से ज्यादा पद अभी खाली हैं। कुछ मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार था, ये भी कहा जा रहा था कि काम का बहुत ज्यादा है उनके पास। तो अब एक संतुलन बनाने के लिए 2 दर्जन से करीब मंत्रियों को शामिल इसमें किया जा सकता है। रही जरा विक्रांत, आप देखिए ये सिलसिला जो है फोन जाने का और नेताओं के दिल्ली आने का, वो शुरू भी हो चुका है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से वो दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले महाकाल के मंदिर उज्जैन पहुंचे, वो दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सवाल रखा गया उनके सामने कि क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, क्या फोन आया है, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन खबरें तो यही हैं कि 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना होने वाले हैं दिल्ली के लिए, ये जानकारी मिल रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से ये बड़ा चेहरा है अगर ये कैबिनेट में शामिल होते हैं। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को
भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करें। मनोज, ये दर्शन क्या मंत्री पद संभालने से पहले का दर्शन है क्या? वाकई, क्योंकि एक बात तो तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। सिंधिया का 3 दिन का यहाँ पर दौरा था, 4 से 7 तारीख तक का, जिसमें उनको मध्य प्रदेश के 7 ज़िलों में सिंधिया का एक जो लगातार जो मिलने जुलने के कार्यक्रम वो करते हैं, उस तरह का एक प्रोग्राम उनके चल रहे थे और 7 तारीख तक उनको मिलना था। लेकिन पूरे 24 घंटे पहले सिंधिया ने अपना दौरे में बदलाव किया और अभी 3:30 बजे की फ्लाइट से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि सिंधिया को भी जो मंत्रिमंडल है जो विस्तार हो रहा है उसमें उन्हें भी एक पद से नवाजा जा रहा है, उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सिंधिया के लिए आखिर जिसे कहे ना कि ये देर सवेर ये तो होना ही था, क्योंकि 1.25 साल करीब वक्त बीत चुका है और सिंधिया की वजह से, सिंधिया की बदौलत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जिस तरह की कामयाबी सिंधिया के साथ गए लोगों को मिली और जिस तरह से बीजेपी की सरकार को स्थायित्व मिला, तो जाहिर तौर पर सिंधिया को उनकी इस राजनीतिक कामयाबी का, बीजेपी में शामिल होने का, कमलनाथ की सरकार गिराने का, इस सब का जो एक सियासी कहीं ना कहीं फ़ायदा जो होना था और जो उन्हें राज्यसभा में भेजा गया बीजेपी की तरफ से, और अब उनका केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम में बदलाव करके दिल्ली जाना जाहिर तौर पर उनके मंत्री बनने के लिए एक संकेत माना जा रहा है। बिल्कुल, और ये सिलसिला देखिए ये थम नहीं रहा है। जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, वहीं न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की भी खबर है कि नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरे हैं जो पहुंच रहे हैं। नारायण राणे के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या वो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, क्या उनको फोन पहुंचा है, उस पर वो कन्नी काट गए, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये कहा कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो बताएंगे। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुंचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुंचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। विक्रांत, आपको याद होगा इससे पहले जब मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ करते थे तो कई नेता ये खुद के लिए अफवाह उड़ा देते थे कि मैं भी कैबिनेट में शामिल हो रहा हूं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो हर इंसान इस बात से डर रहा है कि कहीं उनकी खबरें ना लीक हो जाएं, नहीं तो पत्ता कट सकता है। ऐसा देखा गया कई बार। देखिए, बिल्कुल इस तरीके की बातें रहती हैं और अंतिम समय तक, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपने कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। और जिस तरीके से रखी जाती है गोपनीयता, वो इन सब चीजों में बेहद जरूरी भी है कि एक बार जब तक आधिकारिक जानकारी ना हो तब तक ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। और ये बिल्कुल आपने जो बात कही, ऐसा कई बार हमने देखा है कि नेता लोग तैयार होने के लिए अपनी अचकन भी सिलवा लेते हैं, नए कपड़े जो शपथ ग्रहण के लिए थे उनके, और बाद में शपथ ग्रहण किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो इस तरीके का अब कोई खतरा नहीं लेता। आप किसी भी नेता से बात कीजिए जिसके पास फोन जा चुका है या जाने वाला है, जो संभावित है, कोई भी इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सभी ये जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे। और एक बार जब ये सार्वजनिक हो जाएगा, जब आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होगा, उसके बाद ही बात करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सभी लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम नेता बोलने से भी बच रहे हैं। और उनको ये पता है कि एक बार जब तक फाइनल ना हो जाए, जब तक राष्ट्रपति भवन वाला कंफर्मेशन उनके पास ना हो, उससे पहले किसी भी चीज को राजनीति में एकदम कंफर्म नहीं मानकर चला जा सकता है। जरा रहिए आप साथ। देखिए, सिलसिला शुरू है। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई असम के लिए, खास तौर पर क्योंकि सोचिए चुनाव में कोई चेहरा ऐसा डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के बहुत ही स्मूथ ट्रांजैक्शन जिसको बोले वो हुआ जब वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया। लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांत रहे और ये तभी से माना जा रहा था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है। और अब जानकारी ये कि उनको भी फोन पहुंचा है और वो भी गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आशिका सिंह हमारे साथ मौजूद है। यानी आशिका, ये तो काफी हद तक इसकी संभावना थी कि इस बार जब फेरबदल होगा या विस्तार होगा तो उसमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम होगा, और उनको फोन भी आया और वो पहुंच भी रहे शायद दिल्ली। बिल्कुल, जो जानकारी अभी तक मिली है, फोन आया है, अब से कुछ ही मिनटों में दिल्ली भी पहुंच जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। और
जब से उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, सीएम पद की दावेदारी छोड़ी थी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, तब से ये माना जा रहा था कि दिल्ली में अहम भूमिका उन्हें दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंत्रिमंडल है उसमें एक अहम चेहरा बनकर सामने आएंगे सर्बानंद सोनोवाल। तो ये कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बंगाल की बात करें, अभी हालांकि कोई नाम तो ऐसे अर्पिता सामने नहीं आया है, ये तय नहीं हुआ है, लेकिन कई नामों पर अटकलें जो है वो बंगाल से भी लग रही हैं। और खबर ये भी है कि 1 से 2 और मंत्री जो है बंगाल के बनाए जा सकते हैं। इसके पहले ही बाबुल सुप्रियो, देवश्री चौधरी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और अब खबर ये है कि 1 से 2 चेहरे और बंगाल से जो है वो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। और इसके साथ ही एक नाम जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आ रहा है वो है निशीथ प्रामाणिक। उत्तर बंगाल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन भी रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो संभव है कि निशीथ प्रामाणिक का भी नाम सामने आए। हालांकि अभी तक बंगाल में किसी को फोन नहीं आया है। रहिए जरा आप साथ देखिए, लेकिन बिहार में कई लोगों को फोन पहुंचा है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि आरसीपी सिंह आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो भी एक बड़ा चेहरा, क्योंकि जेडीयू की तरफ से देखिए आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने 3 लोगों की डिमांड की थी कि कैबिनेट में कम से कम जेडीयू खाते से 3 लोग पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी एक कोई फोन पहुंचा है। बाकी 2 कौन होंगे, कब फोन पहुंचेगा यह भी साफ नहीं है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो हैं वो कल रात में ही पहुंच चुके हैं दिल्ली। बाकायदा फोन भी उन्होंने बंद किया है और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। ये दिखा रहे हैं कि अभी क्या भूमिका उनको मिलने वाली है उस पर वो बात नहीं करना चाहते। तो संभावित चेहरे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। कई लोगों का सिलसिला भी दिल्ली पहुंचने का हो गया है। चंद्रमोहन हमारे साथ है। चंद्रमोहन, क्योंकि नीतीश कुमार 3 लोगों को चाह रहे थे कि कैबिनेट में जगह मिले, 2 के नाम अभी साफ हो पाए क्या? वो कौन 2 नाम होंगे? क्या वो 2 नाम होंगे भी या नहीं होंगे, ये क्या साफ हुआ है? बिल्कुल, ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वो और 2 नाम कौन होंगे, ये अब तक तय नहीं है। लेकिन इतना तय हो गया है कि जेडीयू इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। पिछले बार जब शपथ ग्रहण समारोह था उस समय जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि इनको 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल और 1 एमओएस चाहिए, और शायद यही वजह है कि उस समय जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, क्योंकि 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल मिल रहा था। और जैसा केंद्र सरकार के भी तरफ से यह कहा गया था कि 1 पार्टी 1 सहयोगी 1 मंत्रिमंडल, तो ऐसे में जेडीयू ने शपथ नहीं लिया था। और अब ये तय हो गया है कि जेडीयू शामिल हो रही है, तो इतना ज़रूर माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2 या 3 मिले। 2 मिले अगर तो 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल और 1 एमओएस, और अगर 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल तो 2 एमओएस मिल सकता है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो आरजेडी के माफ़ कीजिएगा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो वहीं पशुपति पारस जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी कल शाम में दिल्ली पहुंचे हैं। और अब सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो शामिल हो ही रही है। जो पहले रामविलास पासवान के मरने के बाद कौन शामिल होगा, क्या चिराग पासवान के गुट के लोग शामिल होंगे या फिर पशुपति पारस की तरफ से कौन शामिल होगा, इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब यह तय हो गया है कि पशुपति पारस जो हैं वो एलजेपी के तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और अब चिराग पासवान आगे क्या करते हैं इसके लिए भी इंतजार करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर एलजेपी के नाम से कोई भी आदमी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि चिराग पासवान अब आगे क्या करेंगे। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। लेकिन इतना तय हो गया है कि जेडीयू और एलजेपी बिहार से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। और वहीं साथ में अब फोन का इंतजार किया रहा है कि जेडीयू के वो 2 और कौन लोग हैं जिनके उस पास पर भी नजर रहेगी। जरा रहिए आप साथ देखिए, बिहार के बाद सीधे रुख जरा उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी से अपना दल के अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है, यानी वो भी पहुंचेंगी और उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या पद उनको दिया जाता है अभी देखिए सब साफ नहीं है, लेकिन ये संभावित चेहरे हैं।
वो लोग जिनको फोन पहुंच रहे हैं, जो नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनकी जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुख है उसमें। और जैसा कि बीजेपी ने पहले ही साफ किया था कि जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, तो अनुप्रिया पटेल को भी कॉल आया है, वो भी गई है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, और उत्तर प्रदेश से और कौन चेहरा हो सकता है नजर, क्योंकि उस बात पर भी है, अनुप्रिया पटेल को तो चलिए बुलाया गया है, और कोई नाम हो सकता है? देखिए, नामों पर केवल कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह विशेषाधिकार है, और जिन नेताओं को फोन गया है ना तो वो ये कह सकते हैं कि बता रहे हैं कि हमारे पास फोन आया, ना फोन करने वाले बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा होने की इसलिए भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा, और एक समुचित प्रतिनिधित्व रहे सूबे का, इसका पूरा प्रयास रहेगा। जातिगत संतुलन ठीक प्रकार से रहे, जो सत्ता का एक संतुलन होता है सूबे का वो रहे। और अनुसुईया पटेल क्योंकि पहले भी मंत्री रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उन्हें शामिल किया गया था 2014 में, लेकिन जब 2019 में सरकार बनी तब वो दोबारा से शामिल नहीं हुई थी, उनको शामिल नहीं किया गया था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी एक बड़ी भूमिका अपना दल की रहेगी, बाकी छोटे सहयोगियों की रहेगी, तो उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक, जरा आप रहिए साथ। देखिए, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस मुद्दे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। यानी देखिए, चंद्रमोहन अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं, बाकायदा फोन बंद कर बैठे हैं, लेकिन हलचल तो तब तेज हो जाएगी क्योंकि अभी एलजीपी किसकी यही निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में पशुपति पारस तो दिल्ली बैठे हुए हैं, अगर वो स्वीकारते हैं तो किस तरीके के एक्शन चिराग पासवान ले सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान अगर एलजेपी के नाम पर कोई दूसरा आदमी जाता है, मतलब उनकी सहमति अगर नहीं होती है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वो कोर्ट जाएंगे। जाहिर सी बात है, पशुपति पारस एलजेपी को लेकर जब पार्टी के में बगावत हुआ था, उस समय उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि एलजेपी के जो भी सांसद हैं वो हमारे पक्ष में हैं, और साथ ही जो उन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया था उसमें संसदीय दल के नेता भी यही चुने गए थे। तो ऐसे में अब चाचा भतीजे की लड़ाई साफ तौर पर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पशुपति पारस अगर मंत्री बनते हैं तो उसके बाद भी एक लड़ाई पशुपति पारस को लड़ना होगा। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर एलजेपी के नाम पर कोई भी जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो वो कोर्ट जाएंगे। साफ तौर पर जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ये कह दिया गया था एनडीए के तरफ से कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जिस तरह से उन्होंने बगावत किया था, उसके बाद से उनको अलग थलग रखने की कोशिश भी की गई थी और वो अलग नजर भी आए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार में बयान भी देते रहे। तो अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि जो पार्टी है वो चाचा के पास है। ऐसे में एलजेपी के तरफ से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि चिराग पासवान अब सीधे तौर पर कोर्ट की दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो जाएगा उसके बाद यह देखना होगा कि चिराग पासवान किस तरह का कदम उठाते हैं। ठीक है विक्रांत, क्या ये भी संभव है कि कैबिनेट से कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो पाए, क्योंकि एक नाम तो अभी तक सामने आ ही चुका है, थावरचंद गहलोत, जिनको राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। देखिए, बिल्कुल एक नाम थावरचंद गहलोत जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, अब उन्हें गवर्नर की भूमिका दी जा रही है, वहां के गवर्नर उन्हें बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे अपने मंत्री पद से और उसके बाद गवर्नर का कामकाज वो संभालेंगे।
कुछ और नेताओं के, क्योंकि पीएम मोदी ने एक लंबी समीक्षा बैठकें की है अपने सभी मंत्रियों के साथ, तो उनके कामकाज की समीक्षा के पीछे का कारण यही बताया जा रहा था कि एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाह रहे थे, कैसे कैसे क्या काम हुआ है और उसके आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की खबरें हैं कि कुछ मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है या फिर मंत्रिमंडल से उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है, इस तरीके की खबरें हैं। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन विक्रांत, क्या ये साफ हो पाया है कि कितने ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे? क्योंकि 28 की जगह है, संभावना 20 तक की बताई जा रही है। कुछ अभी और क्लियर हो पाया क्या? देखिए, बिल्कुल 28 के करीब पद खाली है, क्योंकि 81 मंत्री रख सकते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में हम देखें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि कुछ हाल जैसे रामविलास पासवान का देहांत हो गया और जो अतिरिक्त प्रभार था इन सब मंत्रियों का वो दूसरे मंत्रियों को दिया गया। तो कई मंत्री 2-2, 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर भी होता है। बाकी मंत्रालय, क्योंकि सभी को समय देना, सभी मंत्रालयों को समय देना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण मंत्रालय जो है वो स्मूथ तरीके से आगे चले, उनकी गति तेज रहे, रफ्तार तेज रहे काम करने की। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल को पूरा भरा जा सकता है। तो करीब करीब ये मान के चल सकते हैं कि अगर इसे पूरा भरने की कोशिश की जाती है तो करीब 2 दर्जन नए मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगला साल विधानसभा चुनाव का है, बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लगभग 2024 की एक भूमिका आ जाती है सरकार के सामने, अपने ब्लूप्रिंट को सामने रखने की एक बड़ी चुनौती आ जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो 2024 के चुनाव के लिए इस मंत्रिमंडल पर निर्भर करती है और उसको देखते हुए ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। यानी देखिए, 3-4 नाम तो ऐसे हैं जो लगभग जिन पर बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो तय हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, नारायण राणे भी, और उसके साथ साथ असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी है। आशिका, सब, क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो 3:30 बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं, जानकारी मिल रही है। जो सर्बानंद सोनोवाल है वो कब तक पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए, लगभग 3 बजे का समय उनका भी है दिल्ली पहुंचने का, तो अब किसी भी समय वो दिल्ली पहुंच रहे होंगे। उनको फ़ोन आया था जिसके बाद वो जल्दी में रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। और अब जब कैबिनेट विस्तार होगा तो संभव है कि एक अहम चेहरा बनकर सर्बानंद सोनोवाल सामने आए। जब से उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में अहम भूमिका उन्हें दी जा सकती है, जिस पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी देखिए कई चेहरे अभी तक सामने आए हैं। हो सकता है अभी आने वाले समय में कुछ और लोगों को फोन जाए और वो चेहरे भी दिल्ली के लिए रवाना हो, उस पर भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।